तो हम लोग चरक सूत्र स्थान 12 पढ़ रहे थे। चरक सूत्र स्थान 12 में एक पॉइंट बचा हुआ है कि वायुविद ने वात को, मरीच ने पित्त को और काप्य ने कफ को शरीर का मूल रक्षक कहा है। शरीर का मूल रक्षक कहा है। तो वायुर्विद ने वात को, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। याद करना सबसे आसान है। का से काप्य, का से कफ, वा से वायुर्विद और वा से वात। तो वायुर्विद ने वात को और मरीच वाला पित्त हो जाएगा। तो इन्होंने शरीर का मूल रक्षक बताया है। नेक्स्ट अब आप आज हम लोग नया पेपर शुरू करेंगे, पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान जब पढ़ते हैं हम लोग तो हम लोगों को ये लगता है कि आखिर पदार्थ विज्ञान जो है ये हमारे सिलेबस में क्यों है, इसका क्या काम है। पदार्थ विज्ञान से हम एक भी आगे कोई लाभ हमको होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। क्या मतलब है इसका, पदार्थ विज्ञान का। तो चूंकि हम फर्स्ट ईयर में ये एक सैद्धांतिक होता है, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं। दूसरी बात दार्शनिक है। पदार्थ विज्ञान क्या है, दर्शन से संबंधित है। दर्शन का मतलब होता है कि जो आप देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको आगे बताते हैं। तो एक उसका, और आप लोग क्या करते हैं, इसको ना तो आप महसूस करते हैं, ना ही तो आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, बस आप क्या करते हैं, इसको रटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको पदार्थ विज्ञान बोरिंग लगती है। तो हम लोग पदार्थ विज्ञान को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पदार्थ विज्ञान में आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसको पहले जाने। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। पहले तो इसका मतलब समझें कि मौलिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के मौलिक, जो कहीं और आपको किसी कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलेंगे दुनिया में। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है जो 3000 साल पहले की है, सबसे पहले चिकित्सा पद्धति। उसके बाद में फिर यूनानी चिकित्सा पद्धति, यूनानी चिकित्सा पद्धति के बाद में फिर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति आई। आयुर्वेद के साथ साथ में योग और नेचुरोपैथी भी उस समय प्रचलित में थी, प्राकृतिक चिकित्सा। एलोपैथिक चिकित्सा सबसे लास्ट में आई। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि हिप्पोक्रेटस 300 कुछ बीसी में थे, उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न मेडिसिन का आविष्कार किया। लेकिन उनके भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के ही कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि यार, हिपोक्रेटस तो यूनान उधर थे, यूरोप कंट्री के थे, आयुर्वेद इंडिया में शुरू हुआ है, तो कॉन्सेप्ट कैसे मिले, कैसे विचार मिल सकते हैं। तो आप लोग अगर धीरे पढ़ना शुरू करे होंगे तो देखे होंगे कि आयुर्वेद में जब चरक संहिता पढ़ते तो 7 जगह संभाषा परिषद का वर्णन है। संभाषा परिषद यानी कि सेमिनार का वर्णन है। तो सेमिनार क्या है, उसमें देश विदेश के चिकित्सक आते थे और अपने यहाँ जो चीजें होती थी उसके बारे में वो चर्चा करते थे। तो हो सकता है कि एलोपैथिक के हिपोक्रेटस भी आए हों और अपनी बातों को वहां उन्होंने चर्चा की हो, यहाँ से कुछ सीख के गए हों और उन्होंने वही चीजें अपने यहाँ लिख दी अपनी भाषा में, और वो बन गया एलोपैथिक। तो इसी तरह चीजें चुरा चुरा के एलोपैथी जो है काफी आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत यानी कि
बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर जो कहीं और नहीं मिलेंगी वो लिखी हुई। तो सबसे पहले यहाँ एक आता है त्रागुण, त्रिगुण। त्रिगुण में सत्व, रज और तम, ये तीन गुण होते हैं। ये मानसिक गुण भी होते हैं, महागुण भी इनको कहते हैं। जब सृष्टि उत्पत्ति क्रम अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे कि जो प्रकृति है जिससे आगे सारी चीजें बनती हैं वो प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, यानी कि सत्व रजतम उसके अंदर होते हैं। और इन्हीं तीनों गुण से पृथ्वी आगे का विकास होता है। आज भी अगर देखें तो हर एक एक क्लास में अगर 100 बच्चा होगा तो कोई बच्चा एकदम पढ़ने लिखने वाला होगा जो सत्व गुण प्रधान होगा। सत्व गुण प्रधान होगा तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी से अपना फोकस करके करता है। और जो रज वाला होगा वो बड़ा भ्रमित रहेगा, वो कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, कभी फ्रस्ट्रेट रहेगा, जैसे आपका ही एक बैचमेट ऐसे करता रहता है। और जो तम वाला है, तम वाला तो हमेशा ताम से दारू पिएगा, मारपीट करेगा, ऐसी ही सोच रखने वाला होगा। तो इन्हीं तीन गुणों से ये संसार आज भी चल रहा है। तो त्रिगुण क्या है? सत्व रज तम। दूसरा मौलिक सिद्धांत पंच महाभूत। पंच महाभूत, पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत जब प्रकृति से आगे की तरफ बुद्धि अहंकार उत्पन्न हुआ तो अहंकार से फिर पंच तन मात्राएं उत्पन्न, और पंच तन मात्राएं से पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पांचों महाभूत कैसे उत्पन्न हुए? जैसे देखा जाए तो बहुत आकाश क्या है? खाली स्थान है, बहुत बड़ा खाली स्थान है। जब कोई खाली स्थान होता है, जैसे ये अगर माने खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में प्रेशर कहीं एक जैसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं वैक्यूम भी होगा। तो एकदम अगर इधर कुछ ज्यादा प्रेशर बना हुआ है तो इधर की चीजें इधर बहना शुरू कर देंगी खाली स्थान में। तो यही जो क्या कहलाएगी? वायु कहलाएगी। जब वायु तेज गति से चलती है तो कहीं ना कहीं ये आपस में टकराएगी। वायु के जो अणु हैं तो आपस में टकराते हैं, और टकराएंगे तो क्या है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी कि अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हो जाएगी। और ये अग्नि महाभूत जब ऊपर की तरफ इस तरह उठेगी, जब ये ठंडी हो जाएगी, ऊपर की तरफ भाप बनेगी, भाप बन के जब ठंडा होगा तो ये ठंडा क्या होगा? जल महाभूत हो जाएगा। और जल महाभूत जब ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए तो वो पृथ्वी महाभूत बन जाएगा। तो सबसे पहले आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई, फिर उस आकाश में इधर उधर कुछ अणु जो है वो एक दूसरे से टकराने लगे। टकराने के फलस्वरूप जब अणु एक इधर से उधर बहने लगे तो वायु महाभूत, और वायु महाभूत के जब अणु आपस में टकराने लगे तो अग्नि महाभूत, और अग्नि जब ठंडी हो जाती तो जल के रूप में परिवर्तित होती है, और जल जब ठोस रूप में हो जाता है तो वो पृथ्वी में परिवर्तित होती है। और इसी पंच महाभूत से ही हमारा शरीर निर्माण हुआ। शरीर के अंदर जो खाली स्थान है, जैसे अगर हम एक सेल के बात करें कि पंच महाभूत एक सेल पे कैसे अप्लाई करेंगे। अगर ये एक सेल है, इस सेल में बहुत सारा खाली स्पेस होता है, और ये जो खाली स्पेस होता है ये आकाश महाभूत है। उसके बाद में जब इसमें जो अणुओं का मूवमेंट होता है, जैसे बाहर से ये कोई पदार्थ अंदर की तरफ आया, आने के बाद में इसके अंदर जो मूवमेंट होता है, प्लाज्मा का जो मूवमेंट होता है वो क्या है?
वो वायु महाभूत है, उसी के कारण ही हो रहा है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी क्या है, ये अग्नि महाभूत है। और ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा क्या है, ये जल महाभूत है। और इस प्लाज्मा का जो भार होगा या पूरे सेल का जो भार होता है, वो भार किसके कारण होता है, पृथ्वी महाभूत के कारण होता है ना। तो अगर एक सेल के अंदर देखें तो हमारा पंच महाभूत विराजमान होता है। तो ये पूरी दुनिया जो है वो पंच महाभूत के कारण से ही उत्पत्ति हुई है, बिना पंच महाभूत के उत्पत्ति नहीं है। तो ये आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत में है कि अगर चिकित्सा किसी के करना है, अगर सेल के अंदर खाली स्थान कम हो जाए, अगर सेल के अंदर खाली स्थान कम हो जाए तो क्या होगा, प्लाज्मा बढ़ जाएगा। प्लाज्मा बढ़ेगा यानी कि वायु का जो गति है वो कम हो जाएगी। वायु की गति कम हो जाएगी तो वहां पर स्वेलिंग, क्योंकि कोई भी पदार्थ ना अंदर जा पाए, अंदर जाना और बाहर जो ये प्रॉपर चैनल बना है मूवमेंट का वो नहीं रह जाएगा, सेल में स्वेलिंग हो जाएगी, रोग हो जाएगा। और अगर स्वेलिंग हो गई तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी भी, अग्नि भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, और जल यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये पंच महाभूत, फिर हम इसकी चिकित्सा करेंगे कि हम सेल के अंदर आकाश महाभूत और वायु महाभूत को बढ़ाएं। तो इसके लिए हम क्या करें, लंघन का कार्य करें, है ना। लंघन करने से क्या होगा, वायु बढ़ेगी, वो सेल के अंदर के प्लाज्मा को सुखाएगी, सुखाने के कारण से फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल पोजीशन में आएगा और दोबारा से वो अपना नॉर्मल फंक्शन शुरू करेगा। तो हम पंच महाभूत और आत्मा जो भी शरीर में होती है तब उसकी चिकित्सा करते हैं। तो ये हमारे मौलिक सिद्धांत में है कि हमको जब चिकित्सा करनी है तो हमें इस सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरी बात जो है वो है त्रिदोष। त्रिदोष क्या है, वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ त्रिदोष कहलाता है। यहाँ पर जैसे शरीर के अंदर वात पित्त होते हैं, वैसे अगर संसार में देखें, यानी कि लोक में, इस संसार में वायु बहती है, पित्त का काम सूर्य करता है और कफ का काम चंद्रमा करता है। यानी कि जिस प्रकार से पूरे संसार में वायु बहती है और सभी चीजों में एक गतिशीलता होती है, ऑक्सीजन देती है, उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर भी वायु सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जो अनैच्छिक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है, यानी कि मल और मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। तो सूर्य क्या करता है, सूर्य जैसे पूरे संसार को प्रकाश प्रोवाइड कराता है। सूर्य जब पत्तियों पर गिरता है तो फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसे भोजन की प्राप्ति होती है। तो पित्त भी क्या करेगा, पित्त एक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जितने भी चयापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म, तो वो मेटाबॉलिज्म का काम कौन करेगा, पित्त करेगा। अगर शरीर के अंदर कोई पदार्थ आया है, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करना है, तो उसके ऊपर लाइपेज एमाइलेज एंजाइम काम करेंगे। तो ये लाइपेज एमाइलेज जो एंजाइम होते हैं ये सब पित्त के हैं, ये पित्त के रूप हैं। तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर क्या करेगा, आपके शरीर में अवशोषित हो जाएगा, फिर आपका शरीर उसको अपने हिसाब से कार्य पे लगाए। तो पित्त का काम क्या है, पित्त का काम है शरीर के अंदर जितनी भी चयापचय क्रियाएं हैं या मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके लिए होता है। चंद्रमा, चंद्रमा कफ एक तरीके से एनाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म में यहाँ पर अगर हम पित्त में देखें तो मुख्य रूप से कैटाबॉलिज्म। और कफ एनाबोलिज्म,
यानी कि जो शरीर के अंदर कोई नई चीज बननी है, वो सब कफ के कारण है। चंद्रमा जिस प्रकार से आपको शीतलता प्रदान करता है, इस जगत को आप्यायित करता है यानी कि पोषण प्रदान करता है, उसी प्रकार से कफ जो होता है वो पूरे शरीर में आपको पोषण प्रदान करता है। शरीर के अंदर किसी भी, जैसे पित्त को काम करना है, कैटाबॉलिज्म, हम पित्त माने एक एंजाइम है, एंजाइम को काम करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए। एक्वस मीडियम चाहिए, एक्वस मीडियम मतलब पानी वाला, ये मीडियम चाहिए। और ये एक्वस मीडियम कौन प्रोवाइड कराएगा? कफ प्रोवाइड कराएगा। एक्वस मीडियम कौन देगा? कफ ही तो देगा। तो पूरे शरीर में कफ जो होता है वो पित्त के कार्य को करने के लिए स्थान प्रोवाइड करता है या उसकी सहायता करता है। लेकिन ये एंजाइम अगर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको जाना है, एंजाइम को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वायु इसे ले जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि जो जहां बना वहीं काम करेगा। तो त्रिदोष क्या है? त्रिदोष इस शरीर में, आपके शरीर में जो भी एनाबोलिज्म हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है, जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, ये सभी एक दूसरे के परिपूरक है। बिना एक के दूसरे का कार्य नहीं हो सकता है। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि आपके यहाँ डॉक्टर साहब कफ क्या है, तो आप कैसे बताओ? तो बताना है कि कफ एक गुण नहीं है। कफ बहुत बड़ा टॉपिक है। कफ में मुख्य रूप से इसका स्थान चेस्ट एरिया में बताया गया है, सिर में बताया गया है, लेकिन ये पूरे शरीर के संधियों में भी रहता है। लिम्फ वगैरह जो भी शरीर के अंदर सौम्य गुण से युक्त होगा है, जलीय धातु से युक्त होता है, वो सब कफ के अंतर्गत आता है। तो एक तरीके से ये एक्वस मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि पित्त अपना एंजाइम जो होते हैं वो काम कर सके। तो इस प्रकार से आप उसको कफ के बारे में समझा सकते हैं। फिर तीसरा, चौथा कॉन्सेप्ट क्या आता है? चौथा चौथा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का सप्त धातु और ओज। सप्त धातुएं जो होती हैं वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सभी आचार्यों ने इतने ही बताए। और ओज क्या है? ओज सर्व धातु सार, सभी धातुओं का जो सार भाग होता है वो ओज कहलाता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर की जो व्याधि क्षमत्व है, इम्यूनिटी है, वही ओज कहलाता है। तो सभी आचार्यों ने ओज को सर्व धातु सार नहीं कहा है। सुश्रुत ने कहा है, अष्टांग हृदय ने जैसे शुक्र का मल कहा है ना, सारंगधर ने शुक्र का सार कहा है, तो संग्रह ने शुक्र का सार कहा है। तो सभी आचार्यों ने, लेकिन है क्या, फाइनली सर्व धातु सार ही ओज मानना जाना चाहिए। यानी कि आपके शरीर के अंदर की जो ताकत है, जो व्याधि क्षमत्व है, वो ओज के कारण है। तो सप्त धातुएं, इन्हीं धातुओं को हमको चिकित्सा में बढ़ाना है, घटाना है। धातुओं की विगुणता से बहुत सारे दोष हो जाते हैं, तो हम इन्हीं की चिकित्सा करते हैं मुख्य रूप से। फिर जो पंच पदार्थ है, पांचवें देखें, पांचवा मौलिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो सड पदार्थ। सड पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय।
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये षड पदार्थ हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से चरक सूत्र स्थानिक जब पढ़ रहे थे तो डिटेल से इसकी चर्चा कर ली थी कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य और विशेष क्या है। और जब आप लोग सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहाँ द्रव्य गुण का फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें भी यही सब पढ़ाया जाएगा। छठा मौलिक सिद्धांत देखें तो रस आदि पंच पदार्थ, रस आदि पंच पदार्थ, तो रस आदि जो पंच पदार्थ होते हैं वो रस, गुण, वीर, विपाक, रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव या शक्ति। ये जो रस आदि पंच पदार्थ यानी कि ये द्रव्य के अंदर रहते हैं। एक द्रव्य कोई कैसे काम करेगा, जैसे आपने किसी को गुड़ची दे दिया, वो गुड़ची कैसे जो है बुखार उतारेगी, उसका रस कैसे कार्य करेगा, उसके गुण कैसे कार्य करेंगे, उसका वीर क्या होगा, विपाक क्या होगा, उसका प्रभाव क्या है, तो ये सारी चीजें जो है वो पंच पदार्थ कहलाती है। ये भी द्रव्य गुण का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा ये एलोपैथ नहीं मानता है, मन आदि आत्मा परमात्मा को नहीं मानता है क्योंकि वहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आत्मा क्या है, एक तरीके की एनर्जी इसको समझ सकते हैं। जैसे जो लोग ये नहीं मानते हैं कि आत्मा होती है या परमात्मा होती है, उनको सिंपल सा एक उदाहरण देके मैं समझाता हूँ कि ये बताइए जब शरीर मर जाता है तो उसके बाद में हार्ट क्या मर जाता है? हार्ट के सेल, कार्डियक मसल जो होती है वो कम से कम आधे घंटे तक जीवित रहती है। लिवर कम से कम 1.5 घंटे तक जीवित रहता है। कॉर्निया कम से कम 6 घंटे तक, किडनी आधे घंटे तक उसकी जीवित रहती है। और इतने समय के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहीं पहुंच जाए तो वो ऑपरेशन करके निकाल कर दूसरे दें, अगर हम कॉर्निया दूसरे के अंदर लगा दें या हम लीवर ट्रांसप्लांट कर दें या हार्ट ट्रांसप्लांट कर दें, तो वो व्यक्ति के अंदर जाके वो ऑर्गन काम करने लगता है। तो क्यों काम करने लगता है? अगर हम ये माने कि आत्मा नहीं होती है, तो आत्मा अगर नहीं है तो शरीर जब कोई मर जाता है तो वो कैसे, उसका लीवर जो है 1.5 घंटे तक जीवित रहता है? उसको तो मर जाना चाहिए। शरीर मर गया तो उसको भी मर जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा एक तरीके की एनर्जी है। इसको हम यूनिवर्स एनर्जी, जो पूरे शरीर को चलायमान रखती है, वो उस प्रकार की ये एनर्जी है जो कि अदृश्य रूप में रहती है लेकिन पूरे शरीर के ऑर्गन को एक दूसरे से बांधे रखती है। अब देखिए, कोई मरा हुआ आदमी है, उसकी कॉर्निया निकालिए या उसका लीवर निकाल के, 1.5 घंटे के लीवर जिंदा रहता है, 1.5 घंटे में अगर हम निकाल के दूसरे को डोनेट करा दे तो दूसरे को डोनेट कराने पर उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर आत्मा है, एनर्जी है इसका मतलब, तभी तो लीवर उसके अंदर जाके काम करने लगता है, फंक्शनल हो जाता है। अन्यथा मरे आदमी की कोई चीज निकाल के दूसरे जिंदा में लगा तो मरी चीज है, कैसे काम करे? तो ये एक सोचनीय विषय है। इसीलिए आत्मा के कॉन्सेप्ट को हम खारिज नहीं सकते हैं। परमात्मा, जो आत्मा परमात्मा में जाके विलीन होती है मृत्यु के बाद, ये केवल योगियों को दिखता है, सभी प्राणियों को ऐसा नहीं दिखता है। तो आत्मा और परमात्मा। फिर नंबर 8, सृष्टि उत्पत्ति तत्व। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में चरक ने बताया कि टोटल 24 तत्व होते हैं और सुश्रुत ने बताया टोटल 25 तत्व होते हैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम में। इनके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मोक्ष और पुनर्जन्म। ये भी आयुर्वेद मानता है, कोई और पैथी पुनर्जन्म को नहीं मानता, न मोक्ष को मानता है। एलोपैथ में क्या है, जब तक आप जीवित हैं, मरने के बाद किसी ने कुछ नहीं देखा। तो मोक्ष यानी कि संसार में आपकी आत्मा जो है
उसका आना जाना ना हो, क्योंकि आप जब तक मनुष्य हैं तब तक चीजों को अनुभव कर रहे हैं। जैसे आप सोचिए, चींटी बन जाए, चींटी बनने के बाद में कोई आदमी निकला, पैर तले दब गए, मर गए आप। या आप हिरन बन जाए, शेर आके आपको मार डाले, तो कष्टकारी है। इस संसार का मनुष्य जन्म भी कष्टकारी है, लेकिन उतना नहीं। अन्य योनियों की जो प्राणी होते हैं उनका जीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है। शेर जो जंगल का राजा होता है, अपने अंतिम दिनों में कई महीनों तक या कई सप्ताहों तक वो भूख की तड़प के कारण मरता है, जो जीवन भर दूसरे के लिए एक आतंक का पर्याय होता है, दूसरे जानवरों को मार के खाता रहता है। अपने अंतिम समय में उसे भूख की इतनी तड़प होती है कि वो सूख कर धीरे धीरे उस भूख के कारण मरता है, किसी बीमारी के कारण नहीं मरता, भूख के कारण मर जाता है। तो ये सब सृष्टि क्रम है। तो इन आवागमन के बंधनों से आपको मुक्ति लेना है तो मोक्ष की प्राप्ति करना होगा। मोक्ष की प्राप्ति, आप अपने मन में कोई अभिलाषा ना रखें। मनुष्य जन्म मिलते ही आप मृत्यु के समय ये नहीं मृत्यु के सैया पे पड़े हैं सोच रहे अरे हमारी पोती ब्याह हो गया होता, या हमारे पोते का सिलेक्शन हो गया होता, या हम अभी यार अमेरिका नहीं जा पाए घूमने, वहां जा। तो ये जो आपकी जो इच्छाएं बची हैं, जब तक ये आपके शरीर आपके मन में रहेंगी तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब आप इन सब चीजों को, मन आपका किसी भी चीज में लिप्त नहीं होगा। जब मन लिप्त नहीं होगा तो आत्मा भी नहीं किसी भी चीज में लिप्त होगी। सांसारिक विकार या सांसारिक मोह माया से जब अलगाव हो जाता है आत्मा का और उस समय मृत्यु होती तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये अलगाव कैसे हो? आपके मन के जो ये विषय हैं, जो मन की इच्छाएं हैं, कैसे अलग हो? उसके लिए बताया गया कि आपको योग करना है, आपको तप करना है, साधना करनी है। योग से ही आपको मन की वृत्तियों को रोक सकते हैं। और पुनर्जन्म, जब आपकी कोई इच्छा बाकी रह जाती है या आपके कर्म जो आपने किए हैं, दूसरे को कष्ट दिया है या फिर दूसरे को अच्छाई, जो वो कर्म है वो जब तक क्षय नहीं हो जाएंगे तब तक आपका पुनर्जन्म होता रहेगा। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये सिर्फ आपको आयुर्वेद में मिलेंगी, अन्य कहीं पर नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट हम लोग पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि पदार्थ क्या होता है और इसकी क्यों जरूरत है। पदार्थ, जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है पदार्थ, इसमें दो चीजें हैं, एक है पद और एक है अर्थ। तो सिंपल सी बात हो गई कि पद और अर्थ, यानी कि जो वाक्य लिखा है, पद लिखा, उसके अर्थ को बताने वाला ही पदार्थ हो जाता है। यहाँ पर अगर हम पदार्थ में देखें तो चरक सिद्धि स्थान में, चरक सिद्धि स्थान 12 में तंत्र युक्तियों का वर्णन है और वहां पर 36 प्रकार की तंत्र युक्ति बताई गई। जबकि सुश्रुत संहिता देखें तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 65 में 32 तंत्र युक्ति बताई गई। तंत्र युक्तियों के बारे में भी हमको डिटेल पढ़ना है, आगे हम लोग उनकी बात करेंगे। लेकिन तंत्र युक्तियां जो लिखी हुई हैं, चरक संहिता में केवल तंत्र युक्ति का नाम लिखा हुआ है, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है। जबकि सुश्रुत संहिता में तंत्र युक्ति का नाम भी लिखा हुआ है और उसको एक डिटेल बताया भी गया है कि ये क्या है। तो ये जो
आचार्य चरक ने 36 और सुश्रुत ने 32 तंत्र युक्ति बताई हैं। इसी तंत्र युक्ति में पदार्थ का भी वर्णन आया। तो पदार्थ एक तंत्र युक्ति है। पदार्थ एक क्या है? तंत्र युक्ति भी है। बाकी तंत्र युक्ति के बारे में हम लोग बाद में डिटेल से वर्णन उसका देखेंगे कि तंत्र और युक्ति क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पदार्थ। तो पदार्थ यानी कि पद प्लस अर्थ। तो जो वो पद लिखा हुआ है उसके अर्थ को बताने वाला पदार्थ कहलाता है। जैसे कि कहा जाए कि राम जाता है, तो राम जाता है, आप क्या समझेंगे कि कोई पैदल जा रहा होगा, उसका अर्थ आप निकालेंगे, भाई कहीं जा रहा होगा। लेकिन उस पदार्थ का अर्थ जो आप समझ रहे हैं कि राम जाता है, ये संभव किस प्रकार से होगा? जब आप पदार्थ जानते होंगे। वरना भाई अगर पहले से ये प्रचलित होता कि राम जाने को आना कहेंगे और आने को जाना कहेंगे, तो आप भी तो वैसे समझते ना। भाई आज कोई आ रहा है तो उसको ये सोच रहे हैं कि वो आ रहा है। अगर जब से भाषा बनी तब से अगर ये मतलब होता कि कोई जाता है तो उसको हम समझेंगे कि अरे घर पे कोई आ रहा है, तो वही समझते आज भी। तो पदार्थ यही है, तो उसके अर्थ को सही से बताया जाए, वही पदार्थ। इसमें एक लिखा है ये कि पद्यते गम्यते, पद्यते गम्यते एन अर्थ सा पदार्थ। तो पद्धते गम्यते, तो जिसके द्वारा वस्तु विशेष या विषय का ज्ञान है उसे पदार्थ कहते हैं। जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष का ज्ञान प्राप्त हो, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो जैसे सामने लिखा है कि गुड़ची, अगर गुड़ची लिखा है तो हम जाते हैं गुड़ची का तना ले आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो गुड़ची शब्द है वो अपना अर्थ आपको कैसे समझाए? जब आप पदार्थ के बारे में जानेंगे कि ये गुड़ची है, इसके ये लक्षण होते हैं, तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा गुड़ची कहने पर आप अगर काला नमक उठा लें तो यानी कि आप उसके अर्थ को ही नहीं जान रहे हैं। तो जिसके द्वारा गुड़ची जो शब्द बना होगा उसमें गुड़ धातु, पड़े प्रत्यय, ये सब जो लगे होंगे, जो तंत्रुक्ति लगी होगी, तो उसी के द्वारा हम किसी वस्तु विशेष या विषय का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही पदार्थ कहलाता है। या फिर इसमें एक और सूत्र है कि पद्यते गम्यते एनार्था, पद्यते गम्यते एनार्थ इति सूत्रसपि
पदत्वात् सूत्रे यो अर्थः प्रतिपादितः सा पदार्थ। तो पद्ये गम्यते एन अर्थ मतलब जिससे अर्थ जाना जाए। तो वो पदार्थ हो जाए। या आगे लिखा इति सूत्रस्य अपि पदत्वात्, या सूत्र होने पर सूत्र का भी पदत्व होने से सूत्र के अर्थ को जाना जाए। सूत्र के अर्थ को जाना जाए, वो भी पदार्थ। तो पूरे पद का अर्थ जाना जाए या सूत्र का अर्थ जाना है। अब देखिए सूत्र क्या होते हैं। सूत्र मतलब बहुत ही संक्षिप्त चीज कोई लिख दी जाए तो वही सूत्र कहलाता है। संक्षिप्त ये होता है जैसे मैं कह दूं कि गुड़ची जो है ज्वरग्न है, ये लिखा जाए गुड़ची ज्वरग्न। जो गुड़ची ज्वरग्न है ये हो गया सूत्र। संक्षिप्त फॉर्म ने हमने कह दिया कि गुड़ची बुखार उतारती है, लेकिन अब ये कहा जाए कि गुड़ची का स्वरस या चूर्ण या इसकी बटी को मात्रा अनुसार लेने पर, मात्रा अनुसार दिन में 2 बार लेने पर, दिन में 2 से 3 बार, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम लेने पर ज्वर उतर जाता है। देखिए अब दोनों में डिफरेंस समझिए कि सूत्र क्या है और व्याख्या क्या होती है। सूत्र क्या है और व्याख्या क्या है। गुड़ची बुखार उतारेगी, अब किसी के सामने गुड़ची ला के रख दो, वो ऐसे थोड़े बुखार उतार देगी। गुड़ची का स्वरस निकाल के उसको 2 से 3 बार पिलाओ, तब जाके वो बुखार। तो संक्षिप्त रूप में ज्वरग्न है। इस सूत्र के अर्थ को भी हम जब जानते हैं तो वही पदार्थ होता है। पदार्थ शब्द के द्वारा पदार्थ में क्या है, तंत्रुक्तियां आती हैं। पदार्थ में शब्द कैसे बनते हैं, ये सब तो बहुत सारी चीजें पदार्थ के अंतर्गत आती हैं, जिनके द्वारा हम किसी भी शब्द का, किसी भी पद का अर्थ जो निकालते हैं वही पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही डेफिनेशन कहा गया कि जिससे अर्थ जाना जाए या सूत्र के पदत्व, यानी कि सूत्र भी यहाँ गुड़ची ज्वरग्न है तो ये सूत्र हो गया, और ये एक पद है। गुड़ची ज्वरग्न है, ये एक पद भी है। तो सूत्र के पद होने पर भी उसके अर्थ को जाना जाए। पद का मतलब एक सब पूरा सेंटेंस, जैसे राम जाता है तो ये पद है, पूरा का पूरा सेंटेंस है। लेकिन गुड़ची ज्वरग्न है, ये पूरा का पद नहीं है, ये सूत्र है। लेकिन इसको पद के रूप में हम कन्वर्ट कर दिए, जो नीचे पूरा आंसर इसका लिखे कि ये सरस कैसे लेते हैं वैसे लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक पद हो गया। तो सूत्र रूप में भी अगर कोई चीज है तो उसको पदत्व समझकर उसके अर्थ को जब हम जान लेते हैं तो वही पदार्थ विज्ञान कहलाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पदार्थ विज्ञान के बारे में आगे जानेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे आज इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल तो क्लास नहीं होगी, परसों पढ़ेंगे हम लोग कि पद क्या है, पद का लक्षण क्या होता है, पद के भेद कितने हैं, अर्थ क्या है, ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। आज बस।